जादूगर मानते थे। तो इस आर्टिकल को आप तैयार कर लेना, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कह सकते हैं कि मेंस के लिए भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है सर्टिफिकेट स्तर पर। इनका एक एग्जाम्पल आपको गवर्नेंस में ले सकते हैं, पेपर 4 में काम आ सकती है, केस स्टडीज वगैरह इससे रिलेटेड आ सकती है, क्योंकि लीजेंड के द्वारा संन्यास लिया गया है। एक इसी में हिंदू में इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कोविड एंड इन साइट। WHO ने घोषित किया है कि कोविड जो है वो अब समाप्त होने की कगार पर है, पैंडेमिक मुक्त होने वाली है दुनिया। तो आपको ये इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसको WHO कोविड फ्री घोषित करा है इसके आधार पर, और क्या वास्तव में कोविड फ्री होने की सिचुएशन है इसमें, क्या कुछ और नहीं। दूसरा ये देखना है कि कौन कौन से चैलेंजेस विश्व ने फेस किए इस पैंडेमिक में, और उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज भी कुछ निकली। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों देखनी है कोविड पीरियड की। आपको तीसरा ये देखना है कि फ्यूचर के जो चैलेंजेस थे, मतलब फ्यूचर के जो आने वाले पैंडेमिक हो सकते हैं, उन पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में कितना तैयार है अब विश्व पहले से ज्यादा। ठीक है, आप ना वो पीछे वाली चेयर पे बैठ जाइए। ये चेयर, ये जो वाली रो है, ये पूरी 10 बॉयज के लिए फिक्स कर दी ना, यहाँ बॉयज के लिए फिक्स कर दी। ये वाली रो में बॉयज भी बैठेंगे, बाकी इन दो रो में गर्ल्स की है, अभी कहीं भी बैठ सकते हैं गर्ल्स। ये वाली रो बॉयज की है। नेक्स्ट इसमें आप इनिशियल डेडलाइन को देखना। इसमें एक आर्टिकल है, हैज द इनिशियल डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड। इनिशियल की जो डेडलाइन है भारत में, क्या उसे बढ़ा देना चाहिए। ये एक रिसर्च है, इस पेपर में रिसर्च पेपर के ऊपर बेस्ड है ये रिपोर्ट। उस रिसर्च पेपर में ये कहा गया था कि भारत को हेविली रिलाई करना पड़ेगा, अभी कुछ दिन और हेविली भारत को रिलाई करना पड़ेगा कोयले के ऊपर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ऐसे में क्या भारत को जो अपना इनिशियल टारगेट है उसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कोयले के ऊपर रिलाई करेंगे तो इमिशन बढ़ेगा ही। इसको लेके एक आर्टिकल है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, इस कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से तैयार करना है। रिन्यूएबल एनर्जी वर्सेस कोल बेस्ड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर, भारत की उसके लिए तैयारियां और भारत के सामने उसकी चुनौतियां, चैलेंजेस, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में तैयार करना। पेपर यहीं से आना है। मैं आज पेपरों की चर्चा करूंगा आपसे, और मुझे फिर आप पेपर 3 का, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास में पेपर 3 पढ़ाया है, मुझे पेपर 3 में और पेपर 2 में भी, क्योंकि मैं अखबारों की चर्चा भी करता रहा हूँ आपसे, पेपर 2 में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल थे, करंट से रिलेटेड सवाल थे, या वो सवाल थे जिनकी चर्चा मैंने क्लास में की है आपसे, और मैंने जिनको कहा कि मिलेंगे या नहीं, आपको तैयार कर लेंगे मेंस में, इस बार इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, क्या वो आए हैं या नहीं है, तो इस बात को भी आपको दिखाऊंगा आपके पेपर में, यूपीएससी के पेपर में। आप इन सब चीज़ों को इसी तरीके से तैयार करना। आप हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि हमको ये सब नहीं आता, कैसे आया, मैं ये सब बातें बता रहा हूँ कि कैसे पहुँचूंगा वहाँ तक, क्योंकि ये आपको नहीं मिलेगी, अखबार में तो है ही। अखबार में तो एक सामान्य कहानी लिखी हुई होगी, अखबारों का उद्देश्य ये है वो एक जनरल बात, एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन अगर अखबारों से अब आपको जर्नल को स्पेसिफिक बनाना है, ये आप में आर्ट होनी चाहिए। आप उस जर्नल को स्पेसिफिक में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं। अब ये बात पक्की है कि आपको आता नहीं होगा, लेकिन अगर जब आप प्रयास करेंगे उस तरफ देखेंगे तो अपने आप उस तरफ बढ़ जाएंगे। जब तक हमें पता ही नहीं होता तब तक हम किसी दिशा में नहीं जाते, लेकिन अगर एक दिशा को पता चल जाए तब फिर हम धीरे धीरे अपने आप पहुँच जाते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसलिए मेरा ये बार बार करना आपको इन न्यूज़ के पेपर के बारे में इन सब बातों को बताना
कौन कौन से डायमेंशन आपको उसमें देखने होते हैं न्यूज में, वो आपको इन डायमेंशन को धीरे धीरे पकड़ा देगा। आप धीरे धीरे डायमेंशन को पकड़ना शुरू कर देंगे और लास्ट में ये होगा कि आप अखबार देख के चीज़ों को ग्रास्प करना, एनालिसिस करना, अपने आर्टिकल खुद तैयार करना और ये अंदाजा लगा लेना कि कहाँ से क्या आ सकता है, ये अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये आएगी तभी जब आप कंटिन्यूसली अखबार पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर कनेक्टिंग द डॉट्स वाला मामला होता है, आपको बहुत सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होता है आपको आपस में, तभी इतनी सारी चीजें आप आती हैं। ठीक है, तो आप इसको ये मत मानना कि आपको नहीं आ रहा है, तो आएगा नहीं, या ये समझ में नहीं आ रही बात ना, शुरुआत समझ में ना आने से ही होती है। ये पहली सीढ़ी, इसके बाद चीजें समझ में आने लगती हैं। बुद्ध तो कोई नहीं, बुद्ध भी बचपन से जन्म से तो बुद्ध नहीं, वो भी बुद्ध बाद में बने, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उन्हें बुद्ध बना दिया। तो क्यूरियोसिटी और प्राप्त करने की क्षमता, ये दो चीजें आप भी डेवलप करिए, क्यूरियोसिटी और उसे अचीव करने का अपने अंदर एक जज्बा, फिर परेशानी नहीं हुई। तो आप इसको देखना, इस न्यूज को। मुझे ये बताइए, जिस दिन महारानी की डेथ हुई थी, मैंने उस दिन आपको उस न्यूज आई अगले दिन अखबार में, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस की थी। न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने आपको ये बताया कि आपको ये देखना है कि महारानी का योगदान कॉमनवेल्थ में क्या था, कॉमनवेल्थ के फॉर्मेशन में, और कॉमनवेल्थ को बनाने में महारानी का क्या योगदान है। और आपको इसमें ये भी देखना है कि कॉमनवेल्थ अब आगे उसका भविष्य क्या होगा कॉमनवेल्थ का महारानी की मृत्यु के बाद, क्योंकि एक लास्ट लीजेंड थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये बात मैंने आपको लगभग एक हफ्ता पहले बताई, जिस दिन मैंने इस न्यूज को एनालिसिस किया। हिंदू में एक पूरा आर्टिकल रखा है इसके लिए, पूरा आर्टिकल, विल द फ्यूचर ऑफ कॉमनवेल्थ चेंज, क्या कॉमनवेल्थ का जो भविष्य है वो चेंज होगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी पूरी आर्टिकल में बताया। इसका मतलब चीजों को पकड़ने की जो क्षमता है वो ठीक ठाक है, आप पकड़ पा रहे हो चीजों को, कहाँ से क्या आएगा, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको अब यही करना है। महारानी की डेथ से सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अगर कहीं पर लगा तो कॉमनवेल्थ के फ्यूचर पर लगा है। तो आपको देखना है सबसे पहले इसमें कॉमनवेल्थ क्या है, इसमें सब दिया हुआ है, कितने कंट्रीज में कॉमनवेल्थ में, कब बना, रोल क्या है कॉमनवेल्थ का, और अब भविष्य क्या है कॉमनवेल्थ। क्योंकि कई देशों ने कॉमनवेल्थ से बाहर होने के लिए अपनी महारानी की मृत्यु के बाद अपनी अपनी जो विधायिकाएं हैं उनसे उन्हें रिजोल्यूशन लेके आने की बात उन्होंने कह दी। जैसे कि उनमें सबसे ज़्यादा कैरेबियन कंट्रीज हैं, बारबाडोस, किंग्सटन, जमैका और बहुत सारे, जो कि अपने यहाँ पे रिपब्लिक लेके आना चाहते हैं, जबकि उससे पहले ही महारानी वहाँ पर उनकी रूलर होती थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अपने लोगों से पूछेंगे, न्यूजीलैंड ने मना कर दिया कि हम लोग ब्रिटेन के अंदर नहीं रहेंगे, अपना हमारे यहाँ पर किंगशिप भी रहेगी, रिपब्लिक हम लोग अपने आप को घोषित नहीं करेंगे। तो ये कॉमनवेल्थ का फ्यूचर क्या होगा ये आपको देखना है, इसमें ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पर एक पूरी न्यूज है, इसमें एक पूरा पेपर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगर हिंदू का पेपर अगर आप संडे को लेना तो बहुत बेहतर होगा। केवल संडे संडे कोशिश करके हिंदू वाला न्यूज़पेपर अगर आप ले लिया करें, अगर दोनों ले लिया करें उस दिन, एक्सप्रेस और हिंदू, तो बहुत बेहतर। हाउ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग इंडियन मानसून, भारतीय मानसून पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। आपको याद होगा बेंगलुरु की जब फ्लड्स के बारे में मैं बता रहा था, बेंगलुरु की फ्लड्स आई थी एक बार में, मैंने आपको वो मार्क कराया कि आप इसको पढ़ लेंगे, लेकिन आपको किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। उस दिन की बात है जब जगती आई थी यहाँ पे, उस दिन मार्क करा रहा है। तो मैंने कहा आपको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है
कि इरेटिक मानसून का क्या प्रभाव है। इरेटिक मानसून क्यों है भारत में? क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से या कोई और कारण है? जलवायु परिवर्तन का मानसून के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? फिर मैंने आपसे ये सवाल भी किया था, मैंने कहा आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, आप कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। इसको कनेक्ट करना अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज से। इसमें दो आर्टिकल आपस में जुड़े हुए मिलेंगे आपको, एक तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज और एक दूसरा ज्योग्राफी। ये दो कॉन्सेप्ट आपस में यहाँ लिंक करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ें। हाउ क्लाइमेट चेंज, ये मिलेगा एग्जाम में, हाउ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग इंडियन मानसून। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी मुझे बताना, मैं आपको सिखाऊंगा। वर्ल्ड में आप एससीओ समिट हुई, आप एससीओ समिट में सबसे पहले कुछ बातें देखेंगे। एक तो आप ये देखेंगे एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, सेंट्रल एशिया के कितने मेंबर्स हैं, और कौन सा सेंट्रल एशिया का मेंबर एससीओ का मेंबर नहीं है। कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है सेंट्रल एशिया में एससीओ है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो एक तो आप ये देखें कि एससीओ की फॉर्मेशन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके सामने उभरती हुई चुनौतियां, इमर्जिंग चैलेंजेस, एक सब आईआर का है, इंटरनेशनल रिलेशन का है, इमर्जिंग चैलेंजेस। और नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ईरान के एक परमानेंट मेंबरशिप के बाद एससीओ का बदलता स्कोप, एक तो आपको ये देखना है। और नेक्स्ट इसमें देखना है यूक्रेन क्राइसिस के संदर्भ में एससीओ की बदलती भूमिका। यूक्रेन क्राइसिस तथा यूरोप संकट के संदर्भ में एससीओ की बदलती भूमिका, ये इसे हम लोग पूरा क्वेश्चन का दबाव और उसमें एससीओ की भूमिका हम लोग ये भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सब यूक्रेन को लेकर लड़ाई हुई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर इम्पोर्टेंट है एससीओ मीटिंग में मोदी जी ने एक वर्ड कहा, और वो है कि युद्ध इस शताब्दी का तरीका नहीं है। वॉर इज नॉट द वे ऑफ दिस सेंचुरी बट डिप्लोमेसी। और इस बात को बड़ा पॉजिटिवली हर जगह लिया गया, और ये एक बड़ी कह सकते हैं कि भारत की बहुत अच्छी पहल है, भारतीय कूटनीति की बहुत अच्छी पहल है। तो आपको ये देखना है अब इसमें इस कोड से ही, इस कोड को पकड़कर ये देखना है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में युद्ध की बढ़ती चुनौतियां तथा उत्पन्न संकटों का समाधान, इस संदर्भ में आपको एक आर्टिकल तैयार कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, परफेक्ट आर्टिकल होगा, इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, मेंस में स्पेशली। इसमें हिंदू में ही मरीन स्पीशीज के इलीगल ट्रेड के बारे में बात की गई। तो आपको पढ़नी क्या है इसमें? ब्लू इकोनॉमी, इंडिया की ब्लू इकोनॉमी क्या है आपके पेपर 3 में है। ब्लू इकोनॉमी तथा उसके सामने चुनौती एवं समाधान, ब्लू इकोनॉमी एंड वेरियस चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन अराउंड इट या सॉल्यूशन विद इट, ये आपको पढ़ना है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट एसेट्स कुछ भी नहीं है।
अब ये आज का है, आज का हिंदू देखिए, NSCN-IM के बीच में, सेंटर के बीच में फिर से टॉक्स की शुरुआत हुई। NSCN एक नागा संगठन है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे तो उग्रवादी संगठन है, लेकिन बातचीत कर रहा है तो उग्रवादी नहीं है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और इसकी NSCN की फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। IM से मतलब है यहाँ पर एक गुट है, आइजक मूविया ने बनाया, IM के नाम से आइजक मूविया गुट है। इसमें पीस टॉक की बात की गई है सेंटर के साथ। तो अब आपको पढ़ना इसमें ये है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में नागा समस्या, नॉर्थ ईस्ट नागा प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, आपको ये पढ़ना है। और आप इसमें आसाम अकॉर्ड वगैरह को देख सकते हैं। आसाम अकॉर्ड पर एक हवाला दे सकते हैं कि जिस तरीके से आसाम अकॉर्ड के अंतर्गत आसाम की बहुत सारी जनजातियों की जो समस्याएं थी उसका समाधान कर लिया गया, वैसे ही सरकार को नागा समस्या का समाधान भी कर लेना चाहिए, या नागा समस्या का समाधान का रास्ता भी वही है। तो इसमें एक वे भी निकाल सकते हैं, वे या आगे की राह, है ना। इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए दिया गया है कि जो इसकी डायरेक्ट कलेक्शन की जो किटी थी वो 7 लाख करोड़ के आसपास हो गई। इसका मतलब रिकवरी के साइन है, ये ये देख सकते हैं पहले पेज पर। वर्ल्ड में ताइवान में अर्थक्वेक है, ताइवान का जो अर्थक्वेक है और जापान का टाइफून, नानमदोल टाइफून का नाम है, नानमदोल, इन दोनों को पढ़ लेंगे। ताइवान में अर्थक्वेक का कारण पढ़ लेंगे, जापान में टाइफून का कारण पढ़ लेंगे। सौम्या स्वामीनाथन का आर्टिकल है, ये WHO की एक चीफ साइंटिस्ट है, इनका इस आर्टिकल को आप जरूर पढ़ें। सरकार के द्वारा कुछ ट्राइब्स को शामिल करने की बात कही गई, कुछ ट्राइब्स को सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने की बात की गई है सरकार के द्वारा। तो आप ऐसी ट्राइब्स को देख लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि वो प्रोसीजर क्या है, जिस प्रोसीजर के थ्रू सरकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शामिल कर सकती है एसटी कैटेगरी में, और उससे होने वाले लाभ, ऐसी जनजातियों के नाम, उनके सामने आने वाली समस्याएं, इस सबसे संबंधित एक आर्टिकल तैयार कर रही है। ये शायद 2-3 दिन पहले था न्यूज़ में, 3 या 4 दिन पहले, उससे रिलेटेड छत्तीसगढ़ की कुछ ट्राइब के बारे में आर्टिकल है। बाकी इसमें आप हिंदू के जिस्ट वगैरह में देख लीजिए। एक तो ये ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया सरकार के द्वारा, तो आप इस बैन को पढ़ेंगे। इस बैन में 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो ये क्यों लगाया गया, क्या कारण है, दूसरा बैन के वजह से विश्व में खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव, तीसरा जो खाद्य सुरक्षा है क्या वो एथेनॉल वगैरह उत्पादन की वजह से संकट में पड़ी है, यानी खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के बीच की चुनौती, चैलेंज बिटवीन फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये चुनौती इस बात की है क्योंकि खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में एथेनॉल वगैरह में चेंज किया जा रहा है, एथेनॉल वगैरह बनाया जाता है उससे, जैसे चावल का भी उसमें प्रयोग करते हैं, टूटे हुए चावलों में एथेनॉल बनाने में। अब एक तरफ तो संकट है खाद्य सुरक्षा,
लोगों के पास खाने की समस्याएं हैं, इस समय फूड इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट स्टेज में है। और दूसरा ऊर्जा सुरक्षा का भी संकट, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा की मांग भी लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ती चली जा रही है और उसके प्राइसेस भी इसीलिए इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है दोनों के बीच में एक चुनौती दोनों में क्या क्या है और बीच का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है। वे फॉरवर्ड को आप इसमें सोचिए। देखो मैंने अभी बताया था इसमें एक आर्टिकल है, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये प्रोसेस ही दे दिया है इन्होंने आर्टिकल में। जिस प्रोसेस को मैं पढ़ने के लिए कह रहा था वो प्रोसेस इन्होंने आर्टिकल में ही दे दिया है हिंदू के आर्टिकल में, तो आप इसे जरूर पढ़ें। बाकी इसमें ये दो ही इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदू का आज का। एक तो जिस नेक्सस के बारे में मैं भी पाकिस्तान चाइना के नेक्सस के बारे में बात कर रहा था, वही सुजान शर्मा का आर्टिकल है इसमें। बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये। सुजान सर का जब भी आर्टिकल आया जरूर पढ़ेंगे। इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिंक टैंक माना जाता है इंडिया का, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन के मामले में। नॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के लिए चेयरमैन भी है। एक तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, एक दूसरा आपको आर्टिकल पढ़ना है वही कि जो मोदी जी ने कहा era of war is over, इसको लेके एक आर्टिकल है। तीसरा आपको इसी का आर्टिकल पढ़ना है क्राइसिस इन कॉकेसस। कॉकेसस में क्राइसिस है, ठीक है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है। कॉकेसस क्या है, कहां पर है? तुर्की में है। कितने लोगों को पता है कॉकेसस कहां पे है? बताओ कहां पे? यूरोप एशिया की सीमा हो जाता है। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। रूस में भी है इन देशों में। तो कॉकेसस क्राइसिस को आप पढ़ें, बिल्कुल सही। एक इसी में आर्टिकल है जियोपॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स। ये हैकिंग जेकब का आर्टिकल है। ये हमारे जेएनयू में एचओडी होते थे, अभी भी एचओडी है जेएनयू। जियोपॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स, अ फूल्स अरेंज। इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिकल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये आर्टिकल मस्ट है। इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल साइंस वाले सब्जेक्ट में दो टॉपिक आते हैं, जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। दोनों को आपको पढ़ना है। जियोपॉलिटिक्स क्या है, जियो इकोनॉमिक्स क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट हिंदू में ही नीचे वाला आर्टिकल देखो, उसमें जिसमें मेल और फीमेल को लेकर वेज को लेकर चेंज वेज वाला देखना। मेल को अलग वेज मिलती है, फीमेल को अलग वेज मिलती है एक ही काम के लिए। हाँ, उसको लेकर जो आर्टिकल है आप इसे तैयार कर लें। इसमें एक्ट वगैरह को भी एक्सप्रेस में आज के गवर्नमेंट एक स्टडी करना चाहती है कि वो लोग जिनका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट हुए उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। स्पेशली शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो लोग थे उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। तो आपको पढ़ना ये है कि धर्मांतरण के पीछे सामाजिक आर्थिक कारण, socio-economic causes or factors with interchanging faith। और दूसरा आपको इसमें ये पढ़ लेना है कि सुरक्षा चिंताएं इससे संबंधित क्या है सरकार की।
सिक्योरिटी चैलेंजेस इसके सामने सरकार के क्या हैं। मोदी सर जी की एक स्कीम है पीएम प्रणाम, नई स्कीम लागू की गई। पीएम प्रणाम स्कीम, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। केमिकल फर्टिलाइजर का ग्रेजुअली प्रयोग बढ़ाना है और उसके लिए ये स्कीम को शुरू किया गया है। तो पीएम प्रणाम के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, योजना क्या है, क्या इसके उद्देश्य है, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या क्या चुनौतियां हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होने के कारण, इन सबको पढ़ेंगे। केमिकल एग्रीकल्चर में मैंने आप लोगों को कराया है, तो आपको बस उसमें अपने एग्रीकल्चर वाले नोट्स में पीएम प्रणाम को और जोड़ देना है एक योजना के रूप में। सेंटर स्टेट टसल ओवर ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। केंद्र और राज्यों के मध्य में बिजली के एक बाजार को लेकर एक टसल है, एक समस्या है। तो आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो आपका पेपर 2 में आता है, संघवाद में, इंडियन फेडरलिज्म इन इंडिया एंड इमर्जिंग चैलेंजेस विद इट। भारत में संघवाद की संरचना और इसके सामने उत्पन्न होती हुई चुनौतियां। बस ये दो न्यूज इसमें पहले वाले पेज में इंपॉर्टेंट है। एफपीआई वगैरह को देख लेना इसमें, इकोनॉमी वाले में। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म, हम लोगों ने WTO कर रहे हैं। अभी WTO का इंपॉर्टेंट है, हाल ही में WTO की मीटिंग होगी, उसमें हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाएंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको ये पढ़ लेनी WTO की मीटिंग और WTO क्या है, कैसे है, जो हम लोग कर रहे हैं उसको आप पढ़ लेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे। वर्ल्ड वाले न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज इसमें आप देख लें। पेलोसी की आर्मीनिया विजिट हुई और उन्होंने अजरबैजान को दोषी ठहराया, आर्मीनिया को उन्होंने वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बताया। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र देशों के बीच में उभरती समस्याएं, ठीक है, या लोकतंत्र एवं तानाशाही के बीच में उभरती समस्याएं। विश्व में तानाशाही और विश्व में लोकतांत्रिक देश तानाशाही के सामने झुकते हुए, ये कह सकते हैं। देखो है क्या, नॉर्वे में अभी इलेक्शन हुए, नॉर्वे में स्वीडन में इलेक्शन हुए थे कल परसों, वहां पर फार राइट लोग जीत गए। फार राइट वहां पर वही विचारधारा है जो कि तानाशाही को सपोर्ट करती है। हंगरी में भी इलेक्शन थे, वहां फार राइट जीते, विक्टर ऑर्बान वहां पर जीत गए। इसी को लेकर न्यूज दिए कि जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन का बजट काट दिया $7.5 बिलियन यूरो के आसपास। क्या चलिए ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो तानाशाही और लोकतांत्रिक देशों के बीच में एक टसल दिख रही है, एक झगड़े की स्थिति दिख रही है। तो आपको पढ़ना क्या है, लोकतंत्र और इसके बदलता हुआ स्वरूप, डेमोक्रेसी एंड इट्स चेंजिंग इम्पेरेटिव्स। एक तो ये आर्टिकल यहाँ से बनता है। डेमोक्रेसी आपके पेपर में नहीं, पेपर 2 में भी आती है और आगे वो पेपर 3 में भी, पेपर 4 में भी उसकी कुछ चीजें आ जाती हैं, और आपको इसमें दूसरा जो देखना है वो देखना है
आपको एक ये देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें एक्सप्लेन में चीतों के ऊपर पूरा आर्टिकल है, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा। बल्कि इसमें तो वही जिसके बारे में चर्चा करा था वो वही है, टाइगर, लॉयन, जेगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, एक बार आप इसे देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन, हाउ चीता वेंट एक्सटिंक्ट एंड व्हाई दे हैव बीन ब्रॉट बैक, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया आज का न्यूज़पेपर्स, आपके कंप्लीट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे। ले लेना इसको बाद में, ले लो। संडे वाला जो इसमें मिले आप ले लीजिए। जीएस पेपर 3 देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन का, यूपीपीसी यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 3। बुनियादी ढांचागत पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मैंने आपको पीपीपी मॉडल कराया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कराया था, नहीं? नोट्स देख लीजिए, जल्दी में मत लिखिए, तो बहुत जरूरी चीजें हैं। और पीपीपी पार्टनरशिप में बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं क्या होती हैं, सार्वजनिक विकास में उनकी क्या भूमिका है, ये सब आपको लिखवाया है। पहला क्वेश्चन आपका एज इट इज आपके नोट से है मेंस एग्जामिनेशन का। दूसरा देखिए क्वेश्चन, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट कराई है और समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन भी कराया है आप, और मैंने कहा कराया है, जहां गरीबी और बेरोजगारी कराई है उससे पहले, शुरू करने से पहले ही मैंने ये कराया था। और ये मैंने बताया था आपको कि ये मेंस एग्जामिनेशन का ठीक नहीं है, ये मैंने आपको मेंशन किया था। उसके बाद में गरीबी और बेरोजगारी कराया, समावेशी विकास मैंने ये कराया था और वित्तीय समावेशन भी उसमें मैंने कराया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दूसरा क्वेश्चन आपका एज इट इज आपके नोट से। तीसरा, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? पीडीएस सिस्टम मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले में कराया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीडीएस सिस्टम, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक, एग्रीकल्चर वाले आपका। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आपके नोट से। भारत में चौथा क्वेश्चन, सीरियल वाइज पढ़ रहा हूं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का तो मैंने आपको सवाल भी दिया था करने के लिए, और यहीं पर आपको उसको कराया भी था, लिखवाया भी था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री,
और मैंने ये कहा था ये प्रीलिम्स में नहीं है, चूंकि मेंस में आता है, इसलिए आप अलग से कर लो इसे। वही सवाल एज इट इज आपके पेपर में है, पेपर 3 में। इसके बाद जो सवाल है दूसरे, वो अलग अलग लेवल से हैं, वो इकोनॉमी से नहीं है। दूसरा सवाल आगे फिर जो सवाल है वो एनवायरमेंट से है, लेकिन इस एनवायरमेंट में आपको याद होगा मैंने बादल फटना क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताया था आपको। करंट के न्यूज़पेपर का जब जिक्र चल रहा था, उसमें बादल फटने की घटना थी उत्तराखंड में, मैं उसको आपको समझा रहा था। सवाल 8वां एज इट इज भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटनाओं को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। दोनों उदाहरण आपको दे देने थे, एक उदाहरण आपको आसाम का दे देना था और एक उत्तराखंड। ठीक है, आसाम में जब ये बादल फटा था उसी समय की घटना है जो मैं आपको मैंने फिनोमेना समझाया। तो मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक ही है, वो तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं। क्लास का जो डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, पर आप में से कुछ अभी भी हवा हवाई है। तो पता नहीं कब तक हवा हवाई रहेगी। चलिए नेक्स्ट आप इसमें देखना, मैंने आपसे अखबारों में, जब मैं अखबारों का डिस्कशन करता हूँ अभी भी या अभी कुछ दिन पहले, संगठित अपराधों के बारे में बताया था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कैसे ड्रग्स वगैरह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं। 9वां सवाल एज इट इज संगठित अपराधों के प्रकार की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक न्यूज को मैं विश्लेषित कर रहा था अफगानिस्तान की, और मैं उसमें आपको ड्रग्स वगैरह के बारे में चर्चा कर रहा था तालिबान के आने के पश्चात। तब मैंने आपको ड्रग्स के माध्यम से कैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है इस बात के बारे में चर्चा की। सवाल भी वही है, आपको यही दिखाना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग्स वगैरह के जो सिंडिकेट होते हैं वो किस तरीके से आतंकवादियों को या आतंकवादी संगठनों को फाइनेंस करने का काम करते हैं। उसी न्यूज के समय मैंने एसएसपी की। नेक्स्ट, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। आपको आर्थिक विकास में श्रम की भूमिका को समझाना है। इकोनॉमिक ग्रोथ में लेबर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, मैंने आपको पूंजी पढ़ाई थी और पूंजी में मैंने क्या कहा था, पूंजी क्या होती है, जो भूमि में श्रम को मिला दिया जाए तब पूंजी बनती है। और आर्थिक विकास और पूंजी के बीच में एक संबंध है। तो आपको इसमें केवल यही बताना है, सवाल तो आपका डायरेक्ट है लेकिन आपको वहां से कनेक्ट करना है श्रम और पूंजी के बीच में चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, क्या आपके विचार में भारत, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों में सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। मैंने आपको करंट की जो चर्चा कर रहा था तो रिन्यूएबल एनर्जी को मैंने एम्फसाइज किया था कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जब भी कोई आर्टिकल आता है आप उसे पढ़ेंगे, और उसमें कर्नाटक, तमिलनाडु को विशेष तौर पर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर विंड एनर्जी को एक प्रेफरेंस दी गई है।
इसके अलावा ऊर्जा में सौर ऊर्जा में गुजरात और राजस्थान, तेलंगाना वगैरह को पढ़ेंगे। ये आर्टिकल बिल्कुल उसी से संबंधित है। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप इन तथ्यों को इकट्ठा करके इस आंसर को लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब ये हमारे आर्टिकल उससे रिलेटेड है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी से है सीधा। अब तक इकोनॉमी से और कोई सवाल नहीं था, अभी आया है उसके बाद। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? देखो, why are the main bottlenecks in upstream and downstream? upstream का मतलब क्या है? upstream का मतलब है किसान के खेत से उत्पादन का गोदामों में पहुंचना। डाउनस्ट्रीम क्या है? गोदामों से फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचना। इसका मतलब सप्लाई चेन की बात हो रही है और कुछ नहीं। मैंने आपको सप्लाई चेन के बारे में बताया था और इसको कैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक और चीज, पिछले बैच वाले यहाँ पर अगर कोई है, एक बजट आया था, बजट में गति शक्ति आई थी। मैंने आपको गति शक्ति कराई थी स्पेशली, जब मैं बजट के ऊपर क्लास ली थी उसमें सरकार की गति शक्ति योजना स्पेशली कराई थी। उसमें एक आधार ये भी था, साथ में से एक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इस तरीके से करना कि जो सप्लाई चेन है वो रिजिलेंट हो सके। वहां भी मैंने इसकी चर्चा की थी गति शक्ति के दौरान भी, और जब मैं कृषि पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसकी चर्चा की आपसे कि किस तरीके से जो बोटलनेक्स हैं वो दूर होनी चाहिए, क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे सीधा किसान से कंज्यूमर तक पहुंच सके और उचित दामों पर पहुंच सके। बीच वाले जो लोग हैं उन्हें अलग हटाया जा सके, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई कंट्रोल होगी। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? मैंने समेकित कृषि आपको कराया है, वो कृषि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको शामिल किया जाए, हॉर्टिकल्चर, इसको हम लोग समेकित कृषि कहते हैं। आप अपने एग्रीकल्चर वाले नोट्स में देखिए। भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए कैसे लाभदायक हो सकती है? मैंने आपको दोनों बातें बताई थी, छोटे और सीमांत किसान कौन होते हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ये मैंने आपको बताया था। देखना आप एग्रीकल्चर वाले में, आपको उसमें मिलेगा छोटे और सीमांत किसान और उनकी समस्याएं। मैंने बताया भी था कि कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी नोट्स में। क्वेश्चन 15, जब मैं आर्टिकल्स की चर्चा कर रहा था तो जेम्स वेब टेलीस्कोप बताया था मैंने आपको पढ़ने के लिए, जब उसका चित्र आया था कोई गैलेक्सी का, समय के ऊपर बात कर रहा था मैं, इस समय के ऊपर चर्चा की थी मैंने। उस समय मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बताया था। ये सवाल पूरे का पूरा 15 क्वेश्चन उसी से है। क्वेश्चन नंबर 15 जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही रिलेटेड, मतलब वही है सवाल, जेम्स वेब टेलीस्कोप से ही आया है। मिशन के बारे में पूछ लिया, क्या है कैसे है ये सब पूछा हुआ है, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं इसे। और क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका बस इकोनॉमी से उतनी, जो मैंने चर्चा की इकोनॉमी से उतनी सवाल है, और जितने आए वो सब आपके नोट से आए। जो करंट से रिलेटेड थे इसके साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी वगैरह उससे भी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की थी आपसे, वैश्विक तापमान। मैंने आपको मालदीव के बारे में बताया था कि डूब जाएगा वो। सीधा सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों को उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, सीधा सवाल। साइबर सुरक्षा के बारे में मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, इससे संबंधित भारत के सामने चुनौतियां और भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों को समझ लीजिएगा। सीधा सवाल, यही सवाल है लेटेस्ट, साइबर सुरक्षा के तत्व क्या है?
करते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की। कुछ नहीं करना, भारत में साइबर सुरक्षा, उसके सामने चुनौती और उसका निदान, ये 3 बातें बता देनी। ये क्वेश्चन भी क्लास डिस्कशन से है आपका। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नक्सलवाद को लेकर आपसे चर्चा की थी या नहीं? नक्सलिज्म और रेडिकलिज्म, मिलिटेंट, टेररिस्ट, इस सब के ऊपर चर्चा हुई है एक बार, यही पूछा है। और नक्सलवाद का मैंने कारण भी बताया था कि नक्सलवाद के बढ़ने के क्या कारण, नक्सलिज्म के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, इन्होंने ये पूछा है। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है, यानी एक आंतरिक सुरक्षा खतरा भी है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए। उभरते हुए मुद्दों की चर्चा करनी है, करंट में जो चल रहा था उसकी चर्चा करनी है। और नक्सलवाद के खतरों से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। आपको इसमें 2-3 बातें बतानी है। सबसे पहले तो नक्सलवाद है क्या, इसका सामाजिक आर्थिक क्या कारण है। दूसरा, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके सामने कौन कौन से मुद्दे हैं इस समय भारत सरकार के सामने नक्सलवाद की समस्या से संबंधित, और इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, ये आपको बताना है। एक आप सुझाव दे देना अपनी तरफ से। इन 20 क्वेश्चन में से जो कि पेपर 3 के हैं कंप्लीट, इसमें से 16-17 क्वेश्चन डायरेक्टली या तो आपके इकोनॉमी का जो सारा ही है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके करेंट के डिस्कशन से भी। अभी मैं पेपर 3 में हूँ, अभी पेपर 2 में भी आऊंगा और वहां केवल आपको करंट से रिलेटेड दिखाऊंगा। जीएस पेपर 2 देख लीजिए। और आपको एक चीज मैं बताऊं, जो अच्छे टॉपर होते हैं ना, जिनको क्वालिफाई करने वाले होते हैं, वो 20 में से 17-18 के आंसर लिख पाते हैं। कितने लिख पाते हैं, इतने अच्छे से हो पाते हैं, बाकी छूट जाते हैं सवाल, या थोड़ा बहुत ऐसे लिख पाते हैं। तो अगर केवल आप क्लास नोट्स के ऊपर और क्लास के डिस्कशन के ऊपर बड़ा सीरियसली ध्यान दे दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। केवल इतने से ही मैं आपको ये बात विद एविडेंस बोल रहा हूं, हवाई चीजें नहीं कह रहा। और इस बात को मैं अपनी सिद्ध भी कर रहा हूं कि मैं क्यों आपसे बार बार कहता था कि आपको क्या मिल रहा है आपको भी नहीं पता। इसलिए आप अपने इल्यूजन को दूर करके और ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि जो ये समय है ये नहीं आएगा। अब अभी तो मैं आपको पढ़ने का मौका मिल गया, ये बार बार मिलता रहेगा। अगली बैच में भी और आएंगे। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता, चलता रहता है। अब जो है आप इसको कर लीजिए अच्छे से कवर, क्योंकि यहाँ से कुछ हो सकता है। बाकी तो सब आप जानिए, कुछ लोगों को सिर्फ बातचीत करने के लिए ही करनी है चीजें, रियल नहीं। देखो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने चर्चा की, गति शक्ति योजना की संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। गति शक्ति योजना आपको बजट के दौरान मैंने अच्छे से कराई है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका उसी से ही रिलेटेड है, पेपर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी समस्याएं सीमाएं। मैंने आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बताया था, अरे बताया तो था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकारी योजनाओं में जब मैं खाद्य सुरक्षा करा रहा था तो मैंने ये नहीं कहा था कि लोगों को जो 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, या सरकार अगर लोगों को पैसे दे देगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि कोई व्यक्ति जाके खाना खरीद लेगा बाजार से? वो कुछ और भी तो खरीद सकता है। इस बात को लेकर चर्चा की थी या नहीं? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के समस्याएं थी। मैंने ये भी बताया था कि फोर्जरी भी इसमें एक समस्या है। जो अपात्र लोग हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो पात्र हैं वो पीछे रह गए, वंचित रह गए। उसने ये पूछा है सवाल, सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है क्या, और इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं, समाधान भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्लास में श्रीलंका क्राइसिस बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, भारत की इसमें भूमिका की भी विवेचना की थी, ये करंट से संबंधित था, और मैंने ये कहा था आपसे कि इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इस बार मेंस में जरूर आएगा आपके सामने। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सारा आईआर से आ रहा है, आईआर के जितने क्वेश्चन थे वो आपके क्लास डिस्कशन से मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन क्लास डिस्कशन से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो गवर्नेंस है, पॉलिटिक्स है, वहां मेरा कोई मतलब नहीं है अभी। बाकी जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है उनको सब पता है उसके बारे में, वो सब आया है ये क्वेश्चन पेपर 1 से भी। पेपर 1 हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन क्लास मेरे उससे था, से एक क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं था उससे यहाँ, और मैं ऐसे नहीं कह रहा, यहाँ क्लास में है ऐसे स्टूडेंट। मैंने चर्चा की है, डिस्कशन कर लिया था पहले, 12:30 बजे मेरे पास पेपर आ गया था, और उसी दिन शाम को मैंने चर्चा कर ली थी क्लास में पेपर 1 की, जीएस पेपर 1। पेपर 2 का भी मैंने पॉलिटी शुरू की है डिस्क पढ़ना है, और पेपर 2 का पहला क्वेश्चन जो यहाँ क्लास में वो देख के बताइए। जुडिशरी चल रही है, सवाल है भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। क्या हम लोगों ने जुडिशरी वाले टॉपिक में ये किया नहीं है? अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। वाद लिखना है, वाद लिख लेंगे क्योंकि वो टॉपिक अभी चल रहा है, अभी वो बचा है। पहला सवाल ही जुडिशरी से है और वो एज इट इज आपके क्लास वाले में है। खैर बाकी भी है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। 10वां देखिए, आपके मैंने बिम्स्टेक आपको पढ़ाया, बताया था नहीं बिम्स्टेक और सार्क के बारे में। बिम्स्टेक इक्वल टू सार्क माइनस पाकिस्तान, ऐसा करके बता रहा था। सवाल यही पूछा गया है आपके विचार में। 10वां सवाल है, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? देखो सार्क के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था और वही आया। इन देशों के बीच क्या समानताएं, इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं? नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? बिम्स्टेक तो मैं आपको यहाँ भी कराऊंगा, हो सकता है मैं शार्क भी हम कराऊँ उस क्लास में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इसकी मैंने क्लास में चर्चा आपसे की थी, करेक्ट नहीं। मैंने आपसे जब कभी पॉलिटी के बारे में बात हुई थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन करके पढ़ना है आपको, कहा था नहीं? और ये कहा था कि अगर जैसे किसी ने पूछा कि कैसे, तो मैंने कहा अगर राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, तो आप उसे फिर देखें कि अमेरिका में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है और फ्रांस में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। क्योंकि 3 सिस्टम बताए थे मैंने, एक सिस्टम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, एक सिस्टम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम,
और एक सिस्टम जो कि हाइब्रिड है दोनों का, वो ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पॉलिटी में यही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सीधा करंट से है, मतलब मैं करंट के बारे में बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। करंट या वो जो क्लास में डिस्कस हो गया, I to you to, तो 2 बार बताया था, यही पूछ लिया। और मैंने कहा था कि इस बार मेंस एग्जामिनेशन में मिलेगा जरूर लिखना होगा, I to you to as it is। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। क्लीन एनर्जी कितनी बार मैंने आपसे कहा, पढ़ लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वच्छ ऊर्जा आपकी आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भूटान के पीएम इंडिया आए हुए थे, उस समय मैं आपको इंटरनेशनल में मांग करा रहा था। भूटान और नेपाल का उस समय मैंने जिक्र किया कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में निवेश करके और इन लोगों से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं और बाकी इन देशों में निवेश कर लेते हैं पैसे। चलो ये ठीक है, यहाँ तक मेरा ये काम कंप्लीट हुआ। मेरा ये एक उद्देश्य था। और मैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो मैंने बंद कर दिया, आपको पढ़ के बताओ। नहीं आया समझ में? नहीं, मुझे तो आ गया, आपको नहीं आया समझ में? देखो, सबसे पहले तो आपको इसमें कल्याणकारी गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है। कल्याणकारी राज्य बताना है। कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? सरकार की नीतियों को बताना है। सरकार की नीतियां कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी लागू की गई हैं। जैसे मनरेगा को बता सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को बता सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बता सकते हैं, किसान निधि को बता सकते हैं, पीएम किसान को बता सकते हैं, बहुत सारी कल्याणकारी जो भी आपको याद है बता देंगे। अब आपको इसमें ये भी बताना है कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और इसका निदान क्या है, इन चुनौतियों का निदान क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति एक चुनौती है, हाँ या ना? तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि कैसे 2-2 हज़ार रुपए देने से, किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अब अगर महंगाई बढ़ेगी तो मैंने आपको ये भी चर्चा में बताया था कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? गरीब। तो सरकार एक तो गरीब के लिए तो योजना बना रही है, गरीब के लाभ के लिए 2-2 हज़ार भी दे रही है, लेकिन वो 2-2 हज़ार उल्टा गरीब को ही काट भी रहा है। किस रूप में? महंगाई के रूप में। तो आपको महंगाई वगैरह से जो गरीब के सामने समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इन सबसे योजनाओं को दिखाना है, कल्याणकारी योजनाओं को दिखाना है। तो करना ओवरऑल यही है कि आपको चुनौती भी दिखानी है, उसका निदान भी दिखाना है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें उसने पूछा है, उससे अलग नहीं। ठीक है, चलिए, मेरी ये आज की जो बात है वो कंप्लीट हुई। और उद्देश्य केवल इसका यही था कि एग्जाम, मेंस एग्जामिनेशन कैसा हुआ इससे आपको पता चले, क्योंकि जाना तो यही करते हैं, प्रीलिमिनरी की कोई तैयारी नहीं होती। और ये इल्यूजन है, अगर कोई प्रीलिम्स की तैयारी करता है और ये सोच के करता है कि नहीं मैं तो प्रीलिमिनरी की करूँगा उसके बाद देखूंगा ये देखूंगी, तो वो सबसे गहरे इल्यूजन में है।
तो एक तो बात ये है, दूसरी चीज ये है कि पता चलना चाहिए आपको कि कहाँ तक हम लोग हैं, कहाँ पे हैं, क्या कर सकते हैं, एक वैल्यूएशन भी होनी चाहिए। इसलिए पेपर पर चर्चा करना बहुत जरूरी था, मैंने कर दी। और अब बाकी आपके हाथ में है कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे आने वाले अपने टाइम में। जो चुनौती है, जो चैलेंजेस हैं, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, ओवरऑल फेस आप ही को करेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। WTO में मैंने आपको, हमने कहाँ तक किया था लास्ट में, ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए। लास्ट का ऑब्जेक्टिव वाला शायद बीच में रह गया था कोई, सर्विस एंड क्या, सर्विस वाला पॉइंट हुआ था ना लास्ट। ठीक, देखो जब गैट था जिस समय, उस समय एनवायरमेंट से संबंधित चुनौतियां नहीं थी, लेकिन जब WTO आया तो एनवायरमेंट से संबंधित चुनौतियां भी आ गई। 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुई, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, और उसमें जलवायु परिवर्तन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए अब एक तरफ तो WTO को ट्रेड को बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। इसलिए गैट में WTO सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक गोल के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। यानी अगर डेवलपमेंट होगी WTO की वजह से, तो वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी। मतलब क्या है कि डेवलपमेंट के साथ साथ WTO इस बात के प्रयास करेगा कि एनवायरमेंट भी प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो सतत विकास की संकल्पना को इसमें शामिल किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए, सतत विकास की संकल्पना को, सतत विकास की संकल्पना को इसमें शामिल किया गया। The concept of sustainable development was included in it, जबकि गैट में यह शामिल नहीं थी, जबकि गैट में यह शामिल नहीं थी। While it was not included, it was not a part of GATT, GATT। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बार क्लास में हैं? ऐसा कोई है जो पहली बार क्लास में आया है? मेरी क्लास में पहली बार, तो बीच में से चल रहा है हमारे, तो आपको कम समझ नहीं आया। नेक्स्ट लिखिए इसमें, पर्यावरण संरक्षण को, अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण को, पर्यावरण संरक्षण को एक मिशन के रूप में स्वीकार किया गया, एक मिशन के रूप में स्वीकार किया गया। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन was accepted as a mission। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसमें रखना है और एनवायरमेंट कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट को भी हमें लागू करना है। अब इसमें एक अगला हेडिंग डालिए, ये देखते हैं इसके संगठन कौन कौन से, संगठन में WTO में कौन कौन से इसके भाग हैं, कौन कौन सी समितियां वगैरह इसमें हैं, क्योंकि काम इसका बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग समितियों को दिया गया होगा। इसकी जनरली 5 समितियां हैं जो इसके सारे कामों को देखती हैं, अलग अलग समिति को अलग अलग काम दिए गए हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के, विश्व व्यापार संगठन के कार्य
functions of WTO. The functions of WTO. ठीक है? इसमें लिखना पहला पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन का कार्य अत्यधिक विस्तृत है। विश्व व्यापार संगठन का कार्य अत्यधिक विस्तृत है। The functions of WTO are very vast. इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बहुपक्षीय समझौतों को लागू करना भी, and its objective is to implement multilateral agreements on global level। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए सारी क्लास मिलकर एक निर्णय ले ले, ऐसे ही सारे विश्व के देशों ने जो WTO के मेंबर हैं व्यापार से संबंधित कोई निर्णय ले लिया, अब उसको लागू कराने का काम किसका? WTO का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसे लागू कराएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, इसीलिए इसे बहुपक्षीय कहा जाता है। जब दो देश किसी समझौते को करें तब इसे कहेंगे द्विपक्षीय, बायलैटरल। 3 करें तो ट्राइलैटरल, 4 करें तो क्वाड्रिलैटरल, वो जो क्वाड है, और अगर बहुत सारे मिलकर करें तो मल्टीलैटरल, बहुपक्षीय। क्योंकि इसमें बहुत सारे शामिल होते हैं इसीलिए इसे बहुपक्षीय कहा गया। वैश्विक स्तर पे शामिल होते हैं तो बहुपक्षीय कहा जाता है। इसको लागू करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब देखो जब कोई समझौता लागू होगा उससे संबंध में विवाद भी उत्पन्न होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है लोग लड़ेंगे नहीं। क्लास में ऐसा है कोई जो नहीं लड़ेगा? लड़ेंगे, इम्पॉसिबल सी बात है ना। रुमाल तो फेंकेंगे कुछ नहीं है, आने से पहले अगर ठीक हो जाए तो टैबलेट की टाइम नहीं होती, लेकिन उसके बाद नहीं, फिर रुमाल फेंका भागी होती है। कुछ लोगों को तो ये हुआ कि मैंने उस टाइम तो ऐसे ही कुछ लोगों को बोला, मैंने कहा आप क्यों नहीं आते, ये वो टैबलेट लेने ही आपका उद्देश्य था। तो वो उन्हें थोड़ा लगा होगा कि यार तो किसी हुई है, तो वो 2-3 दिन आए थे टैबलेट के बाद, उसके बाद फिर वो आइस कर गए। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे लोग। इसमें लिखिए विवादों का निपटारा करना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसका दूसरा काम है। ठीक है, अब विवाद किससे संबंधित होंगे? तो देशों की व्यापार नीतियों से संबंधित विवाद होंगे या नहीं होंगे? बताओ। मान लो चाइना अगर अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करने के लिए उन्हें सब्सिडी देना शुरू कर देगी, तो भारत में चाइनीज सामान सस्ता हो जाएगा नहीं? आएगा, बताओ। और चाइनीज सामान भारत में सस्ता हो गया तो हमारा बाहर होने लगेगा, तो हम कहां शिकायत करेंगे? कहने देखो ये कर रहा है, इसे पकड़ो। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार नीतियों की समीक्षा करने का काम भी WTO करता है। तो अगला देखिए, नेक्स्ट, व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है। It reviews the trade policy. It reviews the trade policies. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखो मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में ये पहले वाले 2 शामिल हो जाते हैं, आई नंबर वर्ल्ड में ये नहीं आता, लेकिन WTO की जो कंसेप्ट थी वो आई तो वहीं से थी, उन्हीं मीटिंग्स वगैरह से आई जो ब्रेटन वुड में हुई 1944 के आसपास में। चूंकि आर्थिक विकास और
पुनर्निर्माण, इकोनॉमिक ग्रोथ और रिकंस्ट्रक्शन, ये दोनों बिना व्यापारिक ग्रोथ के काम नहीं कर सकते। मान लो, इसको ऐसे समझो, भारत में अगर व्यापारिक ग्रोथ नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेवल पर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ना तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? कह सकते हैं? बताओ। चाहे तो हम इंपोर्ट कर रहे हो चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, दोनों ही इंडिकेट करेगा कि हम लोगों के यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है। इंपोर्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है इसका मतलब आय बढ़ रही होगी, तभी कंजम्पशन बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ रहा है। तो दोनों बातें उसी से संबंधित हैं। लेकिन अगर ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है तो इसका मतलब मामला खतरे में है। तो क्या भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होगी अगर एक्सपोर्ट की ट्रेड की ग्रोथ नहीं है यहाँ पर? तो नहीं हो रही होगी। इसलिए WTO क्या करता है, IMF से और वर्ल्ड बैंक से दोनों के साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पर एक सामंजस्य बनाने का काम करता है, जिससे कि विश्व में आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। तो नेक्स्ट फंक्शन लिखिए इसका, यह विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वैश्विक आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करता है। वैश्विक आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करता है। इट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन economic development in global economic development and also collaborate with IMF and World Bank. पूरा सेंटेंस होगा, बिना सेंटेंस। Create a balance between global trade and also अब मेरे याद नहीं कुछ भी, अब अपना काम चला लो। मेरे दिमाग का भी कंफ्यूज हो जाता है ना, वो बल में ना फूट जाता है कोई और वो ब्लैक आउट हो जाता है, मुझे क्या बता रहा था वो निकल गया, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और चला गया और वो जा गया आपको। ये फोन थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव होता है, डिस्ट्रैक्शन कर देता है, मैं वैसे ऊपर में और उसमें निकल गया। चलो खैर, लिख लिया बाकी लोगों, आप लोगों ने? इसमें नहीं लिखा, चलो दोबारा लिखो, उस बार आ जाएगी। अंग्रेजी हिंदी दोनों में करूँ या हिंदी वालों का चल गया काम? हिंदी वालों का हो गया, अब अपना काटना हो, अंग्रेजी वाले दोबारा लिख लो, ठीक है? It form a balance in global trade. It form a balance in global trade and also collaborate with IMF and World Bank. कोलैबोरेशन में काम करेगा IMF और World Bank, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए। अच्छा ये बताइए, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव था वहां पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मतलब ये होता है कि किसी देश में क्या कोई भी व्यक्ति अपने संसाधनों का जब समुचित प्रयोग करे, इस तरीके से उपयोग करे। सतत विकास की परिभाषा क्या है इसको समझिए। जब कोई देश या व्यक्ति अपने संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करे कि आने वाली पीढ़ियों को भी उसको प्राप्त होने की संभावना रहे, आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो,
इसको हम लोग सतत विकास से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव देखा सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका मतलब इसका ये काम होगा कि वैश्विक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करने में मदद करे, यानी अनुकूलतम प्रयोग करने में मदद करे, ऑप्टिमम लेवल पर उनका यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे वो आने वाली जो जनरेशन है उसको भी प्राप्त हो सके। तो एक इसका ये भी एक कार्य है। तो लिखो विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज, ये इसके काम है। ठीक है, और इन कामों को ऊपर के जो काम है, इन कामों को करता है वो 5 समितियों के माध्यम से। अगले पॉइंट से लिखना, उपरोक्त कार्य 5 समितियों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। उपरोक्त कार्य 5 समितियों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। The above functions completed by the help of 5 committees या 5 bodies लिखे, कमेटी की bodies लिखे, by 5 bodies। पहला लिखना है इसमें विवाद निवारण समिति, पहली है इसमें विवाद निवारण समिति, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, देशों के बीच में डिस्प्यूट हो गया व्यापार को लेके, सेटलमेंट करेगी। दूसरा व्यापार नीति, दूसरा लिखिए व्यापार नीति समीक्षा समिति, व्यापार नीति समीक्षा समिति। ये क्या करती होगी? रिव्यू करेगी किसका? देशों की व्यापार नीतियों का, कहीं डिस्टॉर्टेड तो नहीं है ना? जैसे चाइना की डिस्टॉर्टेड थी, इन्होंने बहुत बार चाइना को बैन किया, चाइना को वार्निंग दी, तो चाइना नहीं माना, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दी उसके ऊपर, ट्रेड वॉर की स्थिति बनी। यही करता है। तो नेक्स्ट केस में व्यापार नीति समीक्षा समिति या ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें वस्तु व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, वस्तु व्यापार परिषद। इसका काम ये है कि गुड्स का जो व्यापार है उसको रिव्यू करने का काम करती है। ठीक है, एक दूसरी लिखिए, मतलब अभी लिखिए सेवा व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, ये सर्विसेज के व्यापार को रिव्यू करने का काम करती है। अंग्रेजी में लिखिए काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, और लास्ट लिखिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर, व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं पता है किसी को? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? हाँ, उसमें ये तो व्यवस्था आ गई, तो इसी के अंतर्गत होगी। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इसी के अंदर होगा, और इंटीग्रेटेड सर्किट इसी में आएगा, है ना? देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेहनत करके और किसी चीज को बना लिया, किसी चीज का निर्माण कर लिया, रिसर्च कर ली,
चाहे वो कोई मैनेजरियल एस्पेक्ट है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी ऐसी व्यवस्था को बनाया कि किसी कंपनी में आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है, तो उसने मेहनत करके बनाया। कोई वस्तु ऐसी बना ली जो नई है, अपने अलग प्रकार की है, तो सरकार क्या करती है, ये WTO का इसमें क्या काम है, जो ट्रिम्स का जो ये है, इसका काम ये है, ये उस व्यक्ति को उस वस्तु के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाए, क्योंकि वो उसने बनाया है, वो उसकी बौद्धिक संपदा है, तो उस वस्तु से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो उसके पास है। मतलब उस वस्तु का प्रयोग अगर कोई व्यक्ति या देश करना चाहे तो वो कर तो सकता है, लेकिन उसकी परमिशन से कर सकता है, और वो परमिशन वो दे सकता है, लेकिन वो पैसे वैसे लेके देगा ऑब्वियसली, कुछ उसके लिए जो भी निर्धारित करे, क्यों, क्योंकि वो उसकी मेहनत है। ये किया क्यों गया, जिससे पायरेसी वगैरह को रोका जा सके। मान लीजिए अगर मैं मेहनत करूं और मुझे उस मेहनत का प्रतिफल ना मिले, रिवॉर्ड ना मिले, तो फिर मैं धीरे धीरे मेहनत करनी बंद कर दूंगा। तो जब मिल ही नहीं रहा तो क्या किया जाएगा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, धीरे धीरे उसमें कमी आने लगेगी। ऐसे में रिवॉर्ड एक आवश्यक चीज है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को चेंज कर देता है। रिवॉर्ड की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए रिवॉर्ड को मानव लगातार प्रयास करता रहता है। इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सपोर्ट कर सके, जिससे लोग लगातार अपने जो प्रयास हैं नई चीजों को खोजने के वो करते रहें। यही व्यवस्था है जिसे हम लोग ट्रिम्स कहते हैं, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ये बॉडी क्या करती है, पेटेंट जारी करती है। पेटेंट का तो नाम सुना होगा ना। पेटेंट एक अधिकार पत्र है जो किसी व्यक्ति को किसी चीज को बनाने के लिए दे दिया जाता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, जीआई, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, जीआई टैग। मान लीजिए कोई यहाँ पैदा होती है चीज मेरठ में, गुड़, है ना, वो तो देहरादून में होता है, बढ़िया वाला, मेरठ नहीं होता, देहरादून का वो वहाँ जीआई टैग है उसके लिए। यहाँ गुड़ है, मेरठ और सहारनपुर मंडल में जो जीआई टैग मिला हुआ है उसको गुड़ को मिला हुआ है। वैसे तो मुजफ्फरनगर का उत्पाद है गुड़, ये भी आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर को स्पेशली गुड़ के लिए जीआई टैग दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर गुड़ का एक्सपोर्ट कहीं पे होगा तो लाभ मुजफ्फरनगर को मिलेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मुजफ्फरनगर से शुरू हुई। इससे ये होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो सरकार की योजना है, एक उत्पाद, हाँ, एक वस्तु एक उत्पाद, जो भी सरकार की योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना, उससे ये होगा कि हर जिले के जो उत्पाद प्रसिद्ध है उसी को वो जिला आगे बढ़ाने का काम करेगा, और इसलिए वो उत्पाद उस जिले की पहचान बन जाएगा, उस जिले को भी लाभ होगा। ये वैसी ही योजना है जैसे कि ट्रिम्स वाली योजना है। इसमें सरकार ने यही कहा कि अगर कोई देश या कोई व्यक्ति नए तरीके का कोई खोज कर लेता है किसी चीज को, तो उसे पेटेंट दे दिया जाएगा, और अगर उसका व्यापार करता है तो उसे फिर ट्रेडमार्क मिलेगा उस चीज का। यानी केवल उस चीज का व्यापार वही कर सकता है, अगर कोई अन्य उस चीज का व्यापार करेगा तो उसकी परमिशन से करेगा, उसको लाभ होगा, ठीक है। पेटेंट तो परमानेंट नहीं आता, साल के लिए थोड़ी हमेशा रहेगा। मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी और वो किताब मेरे ही द्वारा लिखी गई, उसमें मेरी ही अपनी बातें थी, तो लेखन पद्धति के लिए कॉपीराइट देते हैं। अपने ज्ञान को प्रिजर्व करने के लिए लेखन पद्धति के लेवल पर कॉपीराइट, जैसे पेटेंट है वस्तु की खोज के ऊपर, वैसे ही कॉपीराइट है लेखन पद्धति के ऊपर। मैंने उसका कॉपीराइट ले लिया, अब वो किताब केवल मेरे नाम से ही छप सकती है।
रेंट तो लीज की रेंट पर कैसे हो सकता है, तो मैं समझ नहीं पाया। देखो लैंड अगर मान लो हम लोगों ने कोई लीज पर ली तो काम करने के लिए ली है ना, तो उसका हम लोग किराया देते रहेंगे जब तक है। अब कॉपीराइट, देखो कॉपीराइट कब होगा किसी चीज के ऊपर, मैंने जैसे कोई किताब लिखी, अब वो मेरी है किताब, तो मुझे उसका कॉपीराइट मिल जाएगा। अब उस किताब की कोई फोर्जरी वगैरह नहीं हो सकती है, पूरा दोबारा से रिव्यू रिवीजन उसका नहीं हो सकता। अगर कोई इसे छापने की कोशिश करेगा तो पहले मुझसे वो अधिकार पत्र लेगा इस चीज का, मैं उसे लिख के दूंगा कि ठीक है आप छाप सकते हैं इसे मेरे बिहाफ पर, तब तो ये ठीक है। और अगर उसने छापने की कोशिश की तो मैं कॉपीराइट उल्लंघन का उस पर सिविल सूट दायर कर सकता हूँ कि मेरा अधिकार कमजोर था, उस पुस्तक को छापने का उसका उल्लंघन कर लिया गया। ये साहित्य के ऊपर आता है, लिटरेचर पर कॉपीराइट मिलता है। इसीलिए क्योंकि फिल्म जो होती है ये भी साहित्य की होती है, कहानी जो है फिल्म की साहित्य की होती है नहीं होती है ना, तो इसीलिए फिल्मों को भी कॉपीराइट के अंतर्गत रखा जाता है। ये दो तीन बातें इससे रिलेटेड हैं, पेटेंट से रिलेटेड, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटीग्रेटेड सर्किट और एक और है इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैनेजमेंट एस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं उस चीज से। एक जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भी इसी से रिलेटेड है ना। मैं आपके लिए लिखवा दूंगा 4-5 चीजें अगली क्लास में, कौन कौन सी इससे रिलेटेड है और किस किस से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं आज क्लास को। हाँ नहीं, अगर किसी और को बनानी है तो किसी और फॉर्मूले से बना ले, मेरे फॉर्मूले से तो आप मेरे हिसाब से बना सकते हैं। तो ये इसको रिन्यू कराने की प्रक्रिया होगी, लेकिन ये नहीं है उसका छीन लिया जाएगा, तो रिन्यूअल की प्रोसेस है, फिर आप फिर से आइए फिर कराइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कुछ नई चीजें आ गई हैं उसमें। मैंने किताब लिखी, अगले 20 साल में जिस विषय पर मैंने किताब लिखी थी उस पर कई और रिसर्च आ गए, अब वो रिसर्च मेरे से ऑनलाइन है, अब वो किए उन्होंने अपने लेवल पर, मेरे से उन्होंने कॉपी नहीं किया, अपने लेवल पर उन्होंने प्रयास करके लड़े, तो आपको रिव्यू कराना ही पड़ेगा एक साल समय के बाद, जब मैंने ये रिन्यूएशन है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे से कॉपीराइट छीन लेंगे वो, नहीं हो जाएगा। ये संघर्ष का मुद्दा इसी को तो देखती है, एक तरफ तो गरीब देशों के अधिकार, क्योंकि ज्यादातर टेक्नोलॉजी का है पश्चिम देशों में, वो पेटेंट के अधिकार मान लेते हैं। ये आएगा आगे जो WTO की मिनिस्ट्री मीटिंग होगी, इसमें विकासशील देश इस बात को उठाएंगे कि आप कॉपीराइट पेटेंट वाली जो सिचुएशन है इसको थोड़ा लिबरल करेंगे। जेनेरिक दवाओं के मामले में यही बात आएगी, दवाओं के ज्यादातर पेटेंट अमेरिका के पास थी, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन विकासशील देशों को छूट मिली और इसीलिए जेनेरिक दवाएं बननी शुरू हुई। भारत जेनेरिक दवाओं का इसलिए सबसे बड़ा कंट्री बन गई है ना। चलिए यहाँ